के बाद भी रिवीजन में बहुत इजी होगा, तो लिख लीजिएगा। This call is now being recorded. कार्बोहाइड्रेट का एकलक होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, मतलब ग्लूकोज, जब बहुत सारे ग्लूकोज के अणु मिलकर के आपस में एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, कैसे बंच का निर्माण करते हैं, तब क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसी प्रकार से वसा के लिए भी उसके दो एकलक हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। तो या वसी अम्ल बोलते हैं फैटी एसिड को। तो जब बहुत सारे ग्लिसरॉल और वसी अम्ल मिलते हैं तो वसा का निर्माण करते हैं। और प्रोटीन जो है उसके एकलक होते हैं अमीनो एसिड्स, उसके एकलक होते हैं अमीनो अम्ल। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट का एकलक है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, वसा का एकलक है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, और प्रोटीन का एकलक है अमीनो एसिड्स या अमीनो अम्ल। हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के प्रोटीन बनकर निर्माण हो रहे हैं, उन सब में टोटल 20 या 21, कहीं 20 या कहीं 21 है, 20 या 21 प्रकार के अमीनो एसिड का की आवश्यकता होती है। वो हजारों लाखों की संख्या में मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी लिख लीजिए कि टोटल 20 अमीनो एसिड आप आइडियली कंडीशन मान चलिए 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें से 12 अमीनो एसिड तो हमारा शरीर खुद निर्माण कर लेता है। ठीक है, लेकिन 8 अमीनो एसिड हमारा शरीर निर्माण नहीं कर सकता, और उन अमीनो एसिड को हमको बाहर से अलग से भोज्य पदार्थ के द्वारा ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। तो जो 12 अमीनो एसिड शरीर निर्माण कर लेता है उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, उसकी आवश्यकता नहीं है, वो खुद बना लेगा। और ये 8 अमीनो एसिड जो हमको बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, इसको बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है ना, इसेंशियल अमीनो अम्ल, जो हमें बाहर से भोज्य पदार्थों से ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये आठों के आठों सिर्फ एक ही भोज्य पदार्थ में अवेलेबल होता है। ठीक है, वो है अंडा या एग। मिल्क में भी ये आठों नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको अलग अलग प्रकार के, फिर मतलब बहुत सारे मिला के जुला करके हो जाएंगे, आप 2-3 खाओगे, लेकिन सिर्फ एक पदार्थ खाओ बोलू जिसमें आपको 8 अमीनो एसिड मिल जाए, तो वो सिर्फ एक है अंडा। उसमें 8 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, बाकी किसी फूड पदार्थ में 8 के 8 एक साथ नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों बहुलक हैं, पॉलीमर हैं, तीनों के एकलक होते हैं, जिनके बहुत सारे मिलने पर वो क्या बनाते हैं, बहुलक बनाते हैं। और जब हम खाना खाते हैं तो यही बहुलक वापस से शरीर में हमारा टूटते हैं, और टूट करके वो एकलक का निर्माण करते हैं। पाचन की प्रक्रिया यही है कि ये बहुलकों को वापस से तोड़ना, एकलक में बदलना, क्योंकि ये बड़े अणु में हमारे सारी कोशिका बहुत छोटी छोटी है, वहां तक वो अवशोषित नहीं हो पाएंगे। तो बड़े अणुओं को तोड़ करके पाचन की क्रिया से छोटे करना, ताकि वो छोटे छोटे जो एकलक है वो कोशिकाओं में पहुंचे और उनको वो ऊर्जा प्रदान कर सके। ठीक है, उसका चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग आते हैं अभी कार्बोहाइड्रेट और वसा के कंपैरिजन कर लेते हैं। क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों का हम लोग कार्य लगभग समान मानते हैं। ये वसा और कार्बोहाइड्रेट जो दोनों हैं, ये दोनों ही शरीर को ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं। ठीक है, प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर का निर्माण करता है, वो बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है, जिससे शरीर का मरम्मत, टूट फूट, वृद्धि और विकास होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन ऐसे घुमा करके पूछता है, और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला पदार्थ कौन सा अगर पूछेंगे तो बोला जाएगा वसा। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला पदार्थ क्या है, वसा। यहाँ लिखा भी हुआ है ऊर्जा का अधिकतम स्रोत, क्योंकि 1 ग्राम वसा से हमको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। लेकिन हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जिससे ऊर्जा लेता है हमारा शरीर, जिससे ऊर्जा बनाता है, वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम से सिर्फ 4 किलो कैलोरी मिलता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी, वसा के 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी। तो ज्यादा ऊर्जा देने वाला पदार्थ क्या हुआ, वसा। उसके कंपैरिजन में कार्बोहाइड्रेट से कम ऊर्जा मिलता है। लेकिन हमारा शरीर प्रेफरेंस में, हमारे शरीर का पसंदीदा ऊर्जा लेने वाला पदार्थ जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, ना कि वसा। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसा ह्यूमन नेचर होता है, हमको ज्यादा टफ काम करना अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी थोड़ा हलाल होता है, उसको इजी काम करना पसंद होता है। वसा को तोड़ करके उसके बहुलक को तो एकलक में तोड़ना और उससे ऊर्जा ग्रहण करना बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, वो टफ होता है, इससे हमारा शरीर थोड़ा सा अलाली दिखाता है। कार्बोहाइड्रेट को उसके एकलक में तोड़ना और उससे ऊर्जा ग्रहण करना बहुत आसान होता है।
ये इजी प्रोसेस, इजी स्टेप में हो जाते हैं। इस वजह से हमारा शरीर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा प्रीफर करता है, मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में लेता है और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके वो ऊर्जा ग्रहण करता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा ग्रहण करने वाला या जिससे ज्यादा ऊर्जा लेने वाला पदार्थ कौन सा, जिससे ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को, हमारा शरीर ग्रहण करता है, वो अगर पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ऊर्जा का स्रोत सबसे ज्यादा किसमें होता है, ठीक है ना, मुख्य ऊर्जा स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अधिकतम ऊर्जा स्रोत जो है वो आपका वसा है। वसा से हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल सकता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, हमारे शरीर के एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है, ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं। अब दोनों में थोड़ा अंतर भी देख लेते हैं यहाँ पर पे, जैसे मैंने पहला इन बोला, भूमिका कार्बोहाइड्रेट की शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है। हमारे शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन है, कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का अधिकतम स्रोत व भंडारण कौन करता है, भंडारण वाला पदार्थ कौन सा है, वसा। क्योंकि वसा को हमारा शरीर उपयोग करेगा नहीं, आप जितना ज्यादा खाएंगे वो थोड़ा बहुत यूटिलाइज होगा पर डे में, बाकी वो जाकर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसीलिए लोग जो ज्यादा हेल्दी होते हैं या ज्यादा इनके शरीर में वसा होता है, उनके अंदर पर पे यही प्रॉब्लम होती है। उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आप लोग कम तेल खाइए। ठीक है, क्योंकि वसा जो है वो चिकनी तेली चीजों से हमें प्राप्त होता है, तेल हुआ, घी हुआ, मक्खन हुआ, बटर हुआ, इन चीजों से। और जैसे हम लोग साथ में खाएंगे तो हमारा शरीर पहले किसको तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। जब पूरे कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएंगे तब वो तोड़ना स्टार्ट करता है किसको, वसा को। और तब तक के तो हमें भूख लग जाती है, हम फिर से कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं। तो वसा क्या है, ज्यादा एनर्जी देने वाला, लेकिन हमारा शरीर उसको उपयोग नहीं करता और वो हमारे शरीर में जमा होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, और हम लोग धीरे धीरे हेल्दी होते जाते हैं। तो जो लोग अगर सोच लेंगे कि एक दिन ना खा करके कोई पतला हो जाएगा, तो ऐसा असंभव है। उस कंडीशन में उनके फैट नहीं बर्न होंगे, उस कंडीशन में सिर्फ स्टोर कार्बोहाइड्रेट ही बर्न होगा। उसके लिए आपको डेली बेसिस पर पे थोड़ा सा डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, और आपको कार्बोहाइड्रेट वाला कंटेंट कम, प्रोटीन वाला कंटेंट ज्यादा खाना पड़ेगा खाने में, तब आप ये चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा काम क्या है कार्बोहाइड्रेट का, मस्तिष्क को ग्लूकोज उपलब्ध कराना और शरीर को सक्रिय रखना। चलने फिरने दौड़ने के लिए हमारे अंदर अगर खाना होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा तो हम लोग एक्टिव फील करेंगे, नहीं होगा थोड़ा सा डल फील करेंगे। उसी प्रकार वसा का काम है शरीर को गर्म रखना, एक लेयर बना देता है हमारे स्किन के नीचे पर पे, ये पूरा सब तरफ पर पे वसा का, जिसकी वजह से हमारा शरीर गर्म रहता है। प्लस विटामिन होते हैं A, D, E, K के अवशोषण में सहायता करता है। हम लोग 6 विटामिन पढ़ेंगे मेनली, जिसमें से बी और सी जो है वाटर सॉल्युबल है, वो जल में घुल सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये जो 4 विटामिन है A, D, E, K, ये सब के सब वसा में घुलनशील होते हैं। ये वसा में जाकर के घुलते हैं, उसमें घुलते हैं, और उसके बाद उनके द्वारा भी इनका अवशोषण होता है हमारे शरीर में। दूसरा मैंने पहले ही बता चुका, ऊर्जा 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम से हमको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, और वसा से हमको मिलता है 9 किलो कैलोरी, सबसे अधिक इसी से ही ऊर्जा देने वाला पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे स्रोत में। तो स्रोत जो है वो किससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चावल, गेहूं, मक्का, आलू, चीनी, गुड़। ठीक है, ये अनाज वाले जितने आइटम है आप लोग देखेंगे, चावल, गेहूं, इन सब से हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वसा का आप स्रोत देखेंगे, यहाँ पर पे है घी, तेल, मक्खन, मेवा या मेवे, मूंगफली, जो भी चिकनाई युक्त पदार्थ हैं, तैली पदार्थ जिनमें होता है, तेल निकलता है, चिकना चिकना सा होता है, उन सब में वसा होता है। ठीक है, अगर किसी को अभी दिमाग आ रहा हो कि वसा खाना ही नहीं चाहिए फिर तो ऐसा नहीं है, वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक में भी थोड़ा हेल्प करता है और थोड़ा सा हमारी इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है वसा। ठीक है, वसा के भी टाइप होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट, उतना डिटेल हम नहीं जाएंगे। तो हमारे डेली लाइफ के लिए हमको वसा भी जरूरी है। हम कंप्लीटली वसा को कट ऑफ नहीं कर सकते अपने खाने से, तो थोड़े अमाउंट में वो भी लेना है, लेकिन अच्छे वाले वसा लेना है। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट का कमी होता है हमारे शरीर में, तो उस कंडीशन में हमें थकान होती है, कमजोरी होगी, वजन कम होगा धीरे धीरे हमारा, अगर हम कार्बोहाइड्रेट कम लेना चालू करें। तो जिनका वजन बहुत ज्यादा में ज्यादा है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बाकियों के लिए ठीक नहीं है। दूसरा वसा, कमजोरी, अत्यधिक वजन घटना। अगर आप वसा बहुत ज्यादा हटा देते हो अपने खाने से, तो ये भी कंडीशन आएगी कि आपको कमजोरी होगा, वीकनेस आएगी और वजन घटेगा। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं, तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो घटक है वो है प्रोटीन, शरीर का निर्माण करता। ठीक है, ये भी लगभग कार्बोहाइड्रेट के बराबर ही ऊर्जा देता है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, लेकिन ये हमें इससे ऊर्जा नहीं के बराबर हमारा शरीर लेता है। जब हमारे शरीर का सारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा, सारा फैट खत्म हो जाएगा,
तब जा करके हमारे शरीर का प्रोटीन टूटना स्टार्ट होता है, उससे पहले हमारे शरीर का प्रोटीन नहीं टूटेगा। और एक बार अगर प्रोटीन टूटना स्टार्ट हो गया तो फिर बचाने में बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों ने पुरानी कथाओं वगैरह में या टीवी सीरियल देखा होगा कि वो जो ऋषि मुनि महीनों महीनों से तपस्या कर रहे होते थे, उनका पूरा शरीर कंकाल की तरह हो जा रहा था। ठीक है, उनके शरीर में कुछ भी फैट नहीं बचा है, स्किन भी पूरी चिपक गई हड्डी में जा करके। वो कंडीशन होती है प्रोटीन जब टूटना स्टार्ट होता है। उससे पहले प्रोटीन नहीं टूटेगा तो हम उसको कंसिडर भी नहीं करते हैं एनर्जी गिविंग सब्सटेंस में। तो हमारे जो मेन दीर्घ मात्रिक पोषक पदार्थ तीन थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या है, हमारे ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं। अगर उनसे ऊर्जा तुरंत हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो हमारे शरीर में स्टोर होते जाएगा वो, और बाद में ऊर्जा देगा जब जरूरत पड़ेगी। प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है, रोज के हमारे दैनिक दिनचर्या में टूट फूट होते रहता है। आपको जो चोट नहीं लग रही फिर भी पुराने कोशिकाएं मरती हैं और नई कोशिकाओं का जन्म होता है, ये लगातार वाला प्रोसेस है। और इस वजह से हमें डेली बेसिस पर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कि वो नए सेल की या नई कोशिकाओं और उत्तकों के निर्माण के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, कार्य क्या है इसका देख लीजिए। शारीरिक वृद्धि में सहायता करता है, मांसपेशियों का निर्माण करता है, उत्तकों की मरम्मत करता है, एंजाइम और हार्मोन का भी निर्माण करता है। ठीक है, स्रोत देख लेते हैं इसका। स्रोत है दालें, सबसे अच्छा सोर्स है। सोयाबीन बहुत अच्छा है। दूध से मिलता है हमें, अंडा से मिलता है, मछली से मिलता है, पनीर से मिलता है। और भी जो दूसरे सारे मांसाहार वाले जो पदार्थ हैं उनसे भी हमें प्रोटीन की पूर्ति होती है। ये इजी सोर्स है प्रोटीन के। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे जो शाकाहारी हैं, वो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है। आप पनीर ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पर पे कुछ वे प्रोटीन अगर आपको फिर पाउडर के फॉर्म में लेना पड़ेगा, या आपको दूसरे कंटेंट खाने पड़ेंगे, लोग ज्यादा अमाउंट में लेना पड़ेगा ताकि आपके शरीर की प्रोटीन की आवश्यकता पूरी होती रहे। ठीक है, इसकी कमी से होने वाले रोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है रैंडम कभी कभी सही जोड़ी के फॉर्म में या कई फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, या 3-4 पूछ लेगा। ठीक है, तो वे दोनों दो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। पहला है क्वाशियोरकर और दूसरा है मेरास्मस। दोनों ही अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो इसको बोला जाता है कुपोषण। दो प्रकार के, ठीक है। प्रोटीन की कमी से पोषक पदार्थों की कमी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कुपोषण। ठीक है, ये दो बीमारियां हैं, पहला है क्वाशियोरकर, दूसरा है मेरास्मस। मैं सिंपल भाषा में समझा दे रहा हूँ, अगर लिखना हो तो 1-2 पॉइंट लिख लीजिएगा, बाकी बहुत नहीं है। अंतर क्या समझा दे रहा हूँ। दोनों ही प्रोटीन की कमी से होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि देखा होगा कभी आपने, जब कुछ अफ्रीकन गरीब अफ्रीकन देश की अगर फोटो वीडियो हमारे सामने आती है रील वगैरह में, इंस्टाग्राम वगैरह में, तो देखेंगे कुछ बच्चे बहुत छोटे से बेचारे वीक से कमजोर होते हैं, लेकिन उनका पेट निकला होता है और पैर टेढ़े टेढ़े से होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन में कमी की वजह से शरीर और पैरों में सूजन आ जाता है। पेट फुला हुआ दिखाई देता है, वो भले भूखे होंगे लेकिन पेट फिर भी बाहर निकला हुआ और भूखा दिखाई फुला हुआ दिखाई देगा। बाल रुखे से होंगे, थोड़े से कलर चेंज हो चुका होगा, त्वचा पर भी धब्बे वब्बे होंगे, वृद्धि रुकी रहेगी, चिड़चिड़ापन होगा, कमजोरी होगा। ये सिंपल सिम्टम है क्वाशियोर करके। मेरास्मस भी ऐसे ही है, कमजोरी की वजह से होता है, लेकिन इसमें शरीर में सूजन नहीं होता है। हाथ पर एकदम पतले दुबले होंगे, पेट अंदर की धसा सा रहेगा। ठीक है, वजन कम होगा, त्वचा वैसी ही छिला छिला सा रहेगा। ठीक है, मांसपेशियां भी कमजोर होंगी, वीकनेस ये दोनों में। एक में लेकिन शरीर थोड़ा फुला हुआ सा और पेट बाहर निकला दिखाई देगा क्वाशियोकर में। मेरास्मस में ऐसे सिम्टम नहीं होते, उसमें शरीर पतला दुबला कमजोर सा, हड्डी दिख रहे होंगे और पेट अंदर धसा हुआ दिखाई देगा। ये प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ में, जिसमें सबसे पहला है हमारा विटामिन। ठीक है, ये बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी होते हैं। कौन कौन से? विटामिन और खनिज लवण। तो मैं पहले इसका आपको खनिज लवण का एक छोटा सा एग्जांपल आयोडीन से समझाता हूं आपको, कि कितना कितना कम चाहिए और कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले खनिज लवण में आप देखेंगे यहाँ तीसरा नंबर पे एक डायग्राम दिया होगा, आयोडीन। ठीक है, नीचे लिखा है आयोडीन थायराइड ग्रंथि का कार्य है, स्रोत आयोडीन युक्त नमक। ठीक, आजकल एक बहुत कॉमन डिजीज फैली हुई है, सब उससे अवगत होंगे। बोलते हैं कि थायराइड हो गया है हमें। क्या हो गया है? थायराइड हो गया है। ठीक है, अब थायराइड में भी ना दो टाइप के थायराइड है, जो कॉमन भाषा में आप लोग जान रहे होंगे। एक होता है मोटा होने वाला थायराइड, एक होता है पतला होने वाला थायराइड। ये जो मोटा और पतला होने वाला थायराइड है, ये एक्चुअली इसकी साइंटिफिक लैंग्वेज हम समझे तो ये दो प्रकार का है। एक जो थायराइड ग्रंथि है हमारे गले में, उससे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो हमारे शरीर का उपापचय का नियंत्रण करते हैं। उपापचय मतलब होता है अपचय और उपचय
मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो उपापचय में दो वर्ड से मिलकर बना है, अपचय और उपचय। ठीक है, अपचय मतलब होता है किसी चीज का टूटना, और उपचय मतलब होता है किसी चीज का बनना। तो हम जब भोज्य पदार्थ खा रहे हैं तो वो टूटता है और उससे ऊर्जा का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में टूटने और जुड़ने की प्रक्रिया लगातार चलते रहती है, और उस पूरे उपापचय को नियंत्रित करता है कौन? ये आयोडीन, सॉरी, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन एक है, दूसरा है T3 और तीसरा है T4। तो थायरॉक्सिन मेन हार्मोन है, T3 T4 भी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम भी है ट्राईआयोडोथैरोनिन और टेट्राआयोडोथैरोनिन। ठीक है, मेन थायरॉक्सिन है। तो थायरॉक्सिन एक निश्चित अमाउंट में निकलता है हमारे शरीर में और जाकर के उपापचय को नियंत्रित करता है। लेकिन किसी रीजन से ये थायरॉक्सिन अगर कम निकलना चालू कर दे, हमारे शरीर में कम बनता है, कम रिलीज होता है थायराइड ग्रंथि से, तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में क्या है? हार्मोन कम बन रहा है और उसको उससे शरीर धीरे धीरे फूलने लगता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज्यादा हुआ नहीं, खाना खाया टूटा नहीं, वो स्टोर होते गया और शरीर सूजन होने लगता है, मोटा होने लगता है। दूसरा होता है, अगर ये ऊर्जा थायरॉक्सिन का निर्माण ज्यादा हुआ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, जिसमें हमारा शरीर में मेटाबॉलिक क्रिया बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, वो जितना भी खाना खाएंगे उनको बहुत भूख लगेगा, सारा खाना पच जाएगा, वो एकदम पतले दुबले से रहेंगे और बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। तो दो प्रकार का थायराइड होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर थायरॉयडिज्म। थायराइड का कम निकलना और थायराइड का ज्यादा निकलना। ठीक है, अब इस थायराइड का कम निकलना या ज्यादा निकलना नियंत्रित होता है एक छोटे से खनिज पदार्थ से, जिसका नाम है आयोडीन। आयोडीन आप नियंत्रित रूप में लेंगे तो नियंत्रित थायरॉक्सिन निकलेगा, आयोडीन कम खाएंगे थायरॉक्सिन का उत्पादन कम हो जाएगा, आयोडीन ज्यादा खाएंगे और थायराइड का उत्पादन ज्यादा हो जाएगा। अब आपको पर डे की लिमिट में आयोडीन कितना खाना है? 150 माइक्रो मिलीग्राम। सोचो, अगर मैं आपको ऐसे लेमैन के लैंग्वेज समझाऊं, एक सुई के नोक के बराबर आयोडीन आपको पर डे के खाने में चाहिए। कितना? एक सुई के नोक के बराबर। एक पेन के नोक के बराबर भी खाओगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, इवन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक सुई के नोक के बराबर आयोडीन आपको पर डे के खाने में चाहिए। और अगर आप पूरी जीवन 70-80 साल कोई जीता है तो उसके पूरे जीवन काल में सिर्फ 1 टी स्पून आयोडीन उसको चाहिए। एक चम्मच खाली जो हम लोग सकता है चाय घोरने के लिए यूज करते हैं, टी स्पून, उतना आयोडीन उसको पूरे जीवन काल के लिए चाहिए। लेकिन उस पूरे जीवन काल के लिए एक बार में 1 चम्मच आयोडीन नहीं पी सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म रोज चलता है, तो आपको रोज थायरॉक्सिन रिलीज करना, रोज आयोडीन चाहिए, और वो सुई के नोक के बराबर ही चाहिए। सोचो कितना थोड़ा सा आयोडीन और उसका कितना बड़ा काम। अगर आपने 2 सुई के नोक के बराबर ले लिया, कितना होता है 2 सुई का नोक, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा। अगर उससे कम लेते हैं तो वो कम हो जाएगा। तो हमें वो निश्चित अमाउंट में ही चाहिए, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, सूक्ष्म लेकिन अनिवार्य खनिज लवण। और ये सूक्ष्म क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है, सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देगा सुई के नोक के बराबर, इसलिए इसको बोलते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ। ठीक है, तो अब जब मैं डिस्कस करूंगा विटामिन की और खनिज लवण की, ये सब हमको इतने ही थोड़े अमाउंट में चाहिए, लेकिन अनिवार्य रूप से चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, चलो पहले खनिज ही कर लेते हैं, फिर विटामिन में जाएंगे। तो खनिज लवण हमारे पास 4 हैं। पहला है कैल्शियम, ये भी हमें कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए। इसका काम क्या है? हड्डियां एवं दांत मजबूत करना। स्रोत है इसका दूध, दही और जितने भी सफेद जो चीजें हमें खाने पीने मिलती हैं, पनीर वनीर, सब में थोड़ा थोड़ा कैल्शियम होता है, तो जितनी सफेद चीजें उनसे हमको कैल्शियम मिल जाता है। दूसरा है आयरन, बहुत इंपॉर्टेंट, हीमोग्लोबिन बनाना। स्रोत इसका है पालक, गुड़ और चुकंदर। ठीक है, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया सुना है आपने? एनीमिया मतलब कि ये भी एक प्रकार की कमजोरी होती है। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन कम है, उसमें आयरन की कमी है, तो वो क्या करता है? हीमोग्लोबिन एक्चुअली क्या होता है मैं बता दूं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने सुना है प्लांट पिगमेंट क्या होता है? ठीक है ना, पौधों के वर्णक क्या है? पौधों का वर्णक जिससे वो हरे दिखाई देते हैं, वो है क्लोरोफिल। वैसे ही एक श्वसन वर्णक होता है, ठीक है, जो जंतुओं में पाया जाता है, उस श्वसन वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, और ये रक्त में घुला हुआ होता है, और ये मेनली इसका काम है ट्रांसपोर्टिंग का। ठीक है, भोज्य ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से कोशिकाओं तक पहुंचाना, और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाना, ये काम है किसका? हीमोग्लोबिन का, जो कि रक्त में मिला हुआ होता है।
किसी रीजन से अगर इस हीमोग्लोबिन में कमी हो जाए तो आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, जिससे कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो भोज्य पदार्थों को अच्छे से दहन नहीं करेंगे, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं बनेगी शरीर में और शरीर में कमजोरी आ जाएगी। क्लियर है? तो आयरन जरूरी है किसके लिए? हमारे हीमोग्लोबिन के लिए, बहुत थोड़े अमाउंट में। फिर आयोडीन, इसकी कहानी, कथा कहानी मैंने बता दिया। थोड़ा सा एक चीज और इसमें ऐड करना है मुझे, इसका स्रोत है आयोडीन युक्त नमक, और ये आयोडीन हमें कहीं और से नहीं मिलता। और आजकल एक हम लोग और छोटी गलती करते हैं, पिंक सॉल्ट खाना चालू कर दिया हमने आजकल। ठीक है, पिंक सॉल्ट में आयोडीन नहीं होता है या नहीं के बराबर होता है। तो इस ये भी एक मेजर रीजन है आपके अभी थायराइड ग्रंथियों के डिसबैलेंस होने का। तो पिंक सॉल्ट अच्छा है, खाइए, लेकिन खाने में दोनों नमक यूज कीजिए, व्हाइट वाला भी और पिंक वाला भी। इसकी कमी से होता है घेंघा रोग, गॉइटर। घेंघा शायद सुना होगा, आप सब जानते हैं, गला में एक गेंद के समान फूल जाना। ठीक है, यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे मेरे पुराने स्टूडेंट भी गलती करते हैं। थायरॉक्सिन के बढ़ने से घेंघा नहीं होता है, थायरॉक्सिन की कमी से घेंघा होता है। ठीक है, बढ़ जाने से ग्लैंड ही बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थायरॉक्सिन जब हमारे शरीर को कम आयोडीन मिलता है, हमारा थायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड कम थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। उस कंडीशन में हमारा थायराइड ग्लैंड सोचता है कि मैं कम थायरॉक्सिन बना रहा हूँ, कम हार्मोन बना रहा हूँ, तो मैं अपना साइज बड़ा कर लेता हूँ, जिससे मैं ज्यादा हार्मोन का प्रोडक्शन कर पाऊंगा, ज्यादा हार्मोन का उत्पादन कर पाऊंगा। तो उस वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड साइज में बड़ा होना चालू हो जाता है। कब होता है? जब आयोडीन कम मिलता है, जब थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है। तो कम होने की वजह से वो अपना साइज बढ़ाता है ताकि मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाऊं, और उस साइज को बढ़ने की वजह से हमारा गला फूल जाता है, एक गेंद की तरह बड़ा सा। उसी को हम लोग बोलते हैं घेंघा रोग, ग्वाइटर। ठीक है, किस खनिज की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। किस ग्रंथि के फूलने को घेंघा रोग कहते हैं? थायराइड ग्रंथि के फूलने को या साइज में बड़े होने को घेंघा रोग कहते हैं। घेंघा रोग हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होता है? घेंघा रोग हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। ठीक है, कम उत्पादन होता है जब थायरॉक्सिन का, तब घेंघा होता है। क्लियर है इतना? और आपको ये आयोडीन सिर्फ नमक से ही मिल सकता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाइए, सफेद वाला नमक खाइए, उसी में ही आयोडीन होता है। पिंक सॉल्ट भी खाइए, लेकिन मिलाकर खाइए। चौथा है फास्फोरस, हड्डियां एवं दांत का विकास। फास्फोरस हमारे टूथपेस्ट में भी होता है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी एक लिमिट में होना चाहिए। अगर आपके टूथपेस्ट में प्रॉपर फास्फोरस है, आपका दांत सफेद रहेगा। फास्फोरस कम हुआ तब भी दांत पीले पड़ेंगे, कमजोर होंगे। फास्फोरस ज्यादा हुआ तब भी दांत पीले पड़ेंगे और कमजोर होंगे। समझ रहे हैं? तो आपके टूथपेस्ट में नमक हो, हल्दी मिर्ची धनिया हो ना हो चलेगा, फास्फोरस एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए, ये देखिए। ठीक है, कितनी मात्रा में चाहिए गूगल कर लीजिएगा, और किसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में है ये चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा, और वही वाला टूथपेस्ट यूज कीजिएगा। ठीक है, मैं ये थोड़ी सी जनरल डेली लाइफ की बातें इसलिए ऐड करते जा रहा हूँ क्योंकि इन्हीं से ही आप कॉन्सेप्ट को याद रख पाएंगे। ठीक है, कि कहाँ कब मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था, जिससे आपको कोरिलेट करते जाना है किन चीजों को। आइए अब हम आते हैं विटामिन में। ठीक है, ये हमारे शरीर का क्या होते हैं? सुरक्षा कवच होते हैं, हमें अलग अलग बहुत प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? क्या? सुरक्षा कवच। पहले है विटामिन, दूसरा खनिज लवण भी। तो विटामिन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट विटामिन है, वो है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए का काम क्या है? आंखों की रोशनी बढ़ाना, त्वचा को हेल्दी रखना। ठीक है, हमारे आंखों के लिए और त्वचा के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है, यहाँ पर वो अपना काम करता है। किससे मिलता है? स्रोत क्या है विटामिन ए का? तो गाजर, पपीता, दूध, पनीर, बटर, दही, जितने भी दूसरे व्हाइट चीजें हैं, सफेद चीजें हैं, उन सभी लगभग 99% व्हाइट सफेद चीजों में हमें मूली से भी क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। ठीक है, अगर विटामिन ए का कमी हुआ हमारे शरीर में तो हमें होती है एक बीमारी, सबसे पहले रतौंधी। रतौंधी नाम से ही क्लियर है, आप समझ जाइएगा कि रात में कम दिखाई देना और हमारे आंख की जो मांसपेशियां उनका सूखना, ये रतौंधी के लक्षण है। ठीक है, विटामिन ए, सफेद पदार्थ, अंडा, पपीता, गाजर, दूध। ठीक, आंखों की रोशनी और त्वचा के लिए इंपॉर्टेंट। कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी, रात में कम दिखाई देना। ठीक, बी कॉम्प्लेक्स, इसको बी कॉम्प्लेक्स इसलिए लिखे क्योंकि विटामिन बी भी कई प्रकार का होता है, B1, B2, B3, B5, B6, B12।
तो सबको मिलाकर हमने एक सिंपल सा लिख दिया है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन विटामिन है, तंत्रिका तंत्र के लिए और ऊर्जा उत्पादन के लिए। ये हमें मिलता है साबुत अनाज से और दालों से। ठीक है, बोलते हैं क्यों गेहूं वाला चोकर नहीं निकालना चाहिए, चोकर सहित बनाकर खाओ या होल ग्रेन करके खाओ करके। तो साबुत अनाज और दाल से हमें बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग। ठीक है, बहुत इजी है, बी विटामिन बी बेरी बेरी। ठीक, बी से बेरी बेरी याद रखिएगा। इससे अगर ये कमी होता है तो हमारे मांसपेशियों में कमजोरी आती है, तंत्रिका तंत्र और हृदय से संबंधी समस्या पैदा हो जाती है। हाथ पैर में आपको किसी चीज का टच महसूस ना होना, कोई आपको पिन चुभा दे तो इसकी ने पता ना चलना, कभी कभी मुंह में स्वाद नहीं आना। ठीक है, और हाथ पैर थोड़ा सुन्न महसूस होना, ये सारे लक्षण है बेरी बेरी के। कमी किसकी वजह से होता है? बी कॉम्प्लेक्स की वजह से, विटामिन बी। अब आते हैं तीसरा विटामिन है हमारा विटामिन सी। ठीक है, सी से याद रखिएगा, बहुत कॉमन आप लोग को याद रखने की चीजें हैं। आप लोगों ने जब कोविड जो कि था खाया टेबलेट, सबने याद आया होगा, याद रखिएगा। विटामिन सी, लिमसी कैसा टेस्ट था? नींबू की तरह या ऑरेंज संतरे की तरह। ठीक है, तो नींबू या संतरा टेस्ट में कैसा है? खट्टा। जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, जो खट्टे टेस्ट वाले फ्रूट हैं, उन सबसे हमको क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है, नींबू, आंवला और संतरा। और लिमसी हम क्यों खाते थे? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। मतलब हमारा शरीर खुद से ही उस बीमारी से लड़ ले। किस कौन सी बीमारी? कोविड-19 से, कोरोना से लड़ ले करके हम लोग क्या खाते थे? अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी खाते थे। ठीक है, जो मिलता है नींबू, आंवला, संतरा से, बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। इससे घाव जल्दी भरता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इससे कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। स्कर्वी थोड़ा सा सी जैसा लग रहा है, स्कर्वी, इसका स सी याद रखिएगा। ए रतौंधी, बी कॉम्प्लेक्स बेरी बेरी, सी से स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी की कमी से जो होने वाला रोग है वो कॉमन रोग है स्कर्वी। इसका लक्षण है मसूड़ों में खून आना और शरीर के घाव देर से भरना। आपके शरीर में अगर विटामिन सी की कमी होगी तो घाव देर से भरेंगे और मसूड़े थोड़े कमजोर होंगे, खून आएगा, ब्लड आएगा। तो वो सब क्या है? कॉमन सिम्टम है विटामिन सी के। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर लास्ट में मुझे टाइम मिला तो मैं आपको थोड़ा सा चर्चा करूंगा किस पर पे, वैक्सीन पर पे। ठीक है, कि वो जो कोरोना के समय जो वैक्सीन लगता था वो एक्चुअली क्या था, क्या वो किसी प्रकार का वैक्सीन में क्या होता है एक्चुअली, कोई दवाइयां होती है, मेडिसिन होती है, कि क्या होता है? ठीक है, तो जिनको पता है वेल इनफ, बहुत अच्छी बात। नहीं पता है तो अगर मेरे पास टाइम रहा मैं लास्ट में जरूर इस पर डिस्कस करूंगा। नहीं रहा तो आप लोग गूगल से जरूर पढ़िएगा कि वैक्सीन क्या होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। ठीक है, ये क्या करता है? हड्डियां और दांत को मजबूत करने में हेल्प करता है। मिलता किससे? सूर्य का प्रकाश से और दूध से। विटामिन डी बहुत कॉमन चीजें हैं, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, सूर्य का प्रकाश से लोग विटामिन डी मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। तो सूर्य से विटामिन डी, सूर्य का प्रकाश हो जाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। तो इससे कमी से होने वाला रोग क्या है? रिकेट्स है। रिकेट्स भी वही है कि बच्चों की हड्डियां कमजोर होना और टेढ़ी मेढ़ी होना, उसी को बोलते हैं रिकेट्स। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं ये चार को, ये चारों बहुत ज्यादा सिमिलर थे इस वजह से। विटामिन ए रतौंधी, सफेद चीजें, दूध, गाजर, पपीता। बी कॉम्प्लेक्स बेरी बेरी। ठीक है, साबुत अनाज और दाल से। विटामिन सी स्कर्वी, नींबू, आंवला, संतरा, सिट्रस फ्रूट। विटामिन डी हड्डियां एवं दांत मजबूत करने के लिए सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अब है विटामिन ई। ठीक है, ये अच्छा विटामिन हमारा शरीर खुद भी बना लेता है, इसलिए इसलिए बहुत ज्यादा बाहर से हमें यूज की नीड नहीं होती है। कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है। वनस्पति तेल और बादाम से मिल जाता है, जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे खा ही रहते हो, तो ये हमारे शरीर में मिल जाता है। लेकिन कभी कभी हमारे बाल, ठीक है, क्योंकि वो डेड हमारे प्रोटीन्स होते हैं, वो मृत कोशिकाएं हमारे शरीर की, तो उनको भी एक सुरक्षात्मक कार्य करने के लिए आप लोग देखे होंगे कि तेल में बहुत सारी महिलाएं विटामिन ई का कैप्सूल तोड़कर डालती हैं और उसके बाद उसको घोल करके लगाती हैं। तो वही है कि कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए विटामिन ई का यूज होता है। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रिपल वी वी आई एम पी लगा लो इसमें, ये है आपका विटामिन के। ये पूछता ही है। ठीक है, विटामिन के, इसका काम क्या है? रक्त का थक्का जमाना। ठीक,
जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, थक्का जमाना का मतलब समझाता हूं मैं आपको कि जब हमें चोट लगती है थोड़ी देर तक हमारा रक्त बहता है, उसके बाद हमारा खून जम जाता है हवा के कांटेक्ट में आते साथ ही, तो उस खून के जम जाने को ही हम बोलते हैं क्या, थक्का जमना। तो थक्का जमाने में कौन काम आता है, विटामिन के। किससे मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। और अगर नहीं हुआ, कमी हुआ आपके शरीर में विटामिन के का, तो क्या होगा, रक्तस्राव होगा। छोटी सी चोट लगने पर रक्त लगातार बहते रहेगा, बहते रहेगा, बहते रहेगा, और आपके शरीर में कमजोरी आएगी, और ये कभी कभी पर पे क्या होता है, डेथ का रीजन भी हो सकता है। तो विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। क्या काम है, रक्त का थक्का जमाता है और रक्तस्राव करता है। इसको अलग से याद रखना, वो चारों एक साथ याद रखना, बीच वाला ई तो ऐसे ही है, अच्छा है वो भी, उसको ऐसे हम लोग निगलेक्ट नहीं मारेंगे। लेकिन के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका विटामिन है, इसकी कमी होने पर सीधा डेथ वाली कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो ये थे हमारे विटामिन और खनिज लवण। फिर से रिवाइज कर दो थोड़ा सा। हमने पढ़ा भोज्य पदार्थ, दो प्रकार के इसमें पोषक पदार्थ होते हैं, दीर्घ मात्रिक पोषक पदार्थ, लघु मात्रिक पोषक पदार्थ। दीर्घ मात्रिक में फिर से तीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देने वाले पदार्थ है। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर का मरम्मत करने वाला या निर्माण करने वाला पदार्थ है। सूक्ष्म मात्रिक में भी दो है, विटामिन और खनिज लवण, जो दोनों ही बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं लेकिन डेली बेसिस पर चाहिए होते हैं। ठीक है, और उनके डिफरेंट काम है, और यही काम एग्जाम में पूछेगा आपसे। इधर पे विटामिन का नाम लिखे रहेगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में उसके क्या लिखते रहेंगे, बीमारियों के नाम लिख दिए रहेगा, और आपको उसको सही जोड़ी मिला करके नीचे में टिक करना होता है। ठीक है ना, ए का 2, बी का 3, सी का 4, ऐसे करके। तो याद रखिएगा, नाम से मिलता जुलता हो जाएगा। बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, ए से रतौंधी, डी से रिकेट्स। ठीक है, के से रक्त स्राव, तो बिल्कुल नहीं भूलोगे आप लोग। अब आते हैं संतुलन के वाहक। तो और भी खाद्य पदार्थ थे, एक था जल और दूसरा था आहार रेशा। ठीक है, फाइबर जिसको बोलते हैं, खाने में फाइबर कहाँ है, तो ये फाइबर यहाँ है। सबसे पहले देखिए आप, जल यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं इसको हम लोग, मतलब सार्वत्रिक विलायक। सार्वत्रिक विलायक मतलब ब्रह्मांड में लगभग लगभग सभी चीजों को जल में घोला जा सकता है, कुछ चीजों को छोड़ करके, जो अल्कोहल में या फिर आपके फैटी एसिड इसमें घुलेंगे, बाकी लगभग सारी चीजों को जल क्या कर सकता है, घोल सकता है। और ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें घुलने के बाद ही वो एक जगह दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होंगे। खाना खाएं, आपके मुंह में जाएगा, आपके आहार में बड़ी छोटियां से बड़ी आंत होते हुए निकल जाएगा। आपके पैर, हाथ और दिमाग तक तो खाना पहुंचा नहीं, वो तो रूट में था ही नहीं, आपके खाने के रूट में, जहां से आपने खाना खाया और जहां से निकाला, उस बीच में हाथ पैर और दिमाग नहीं आते हैं। तो वहां तक के इन भोज्य पदार्थों को पहुंचाने का काम कौन करता है, रक्त। और रक्त का मेजर कंपोनेंट होता है आपका जल। तो ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, खाना पचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उत्सर्जन के लिए, बहुत सारे तरीकों से। देख लेते हैं क्या क्या है। पाचन में अत्यंत सहायता करता है, सहायक है, क्योंकि भोज्य पदार्थों को शरीर में मूव कराते जाएगा अलग अलग पार्टों में, तभी तो उसका पाचन संभव होगा। मुंह से पेट में जाएगा, पेट से छोटी आंत जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा। ठीक, जल नहीं होगा तो सब जगह एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। पोषक तत्वों का पूरे शरीर में परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, रक्त का कार्य पोषक पदार्थों का पूरे शरीर में परिवहन, 3 या 4 काम देंगे। और आपको अगर चुनने बोला जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट काम रक्त का यही है, पोषक पदार्थों का या पोषक तत्वों का पूरे शरीर में परिवहन, पहला। दूसरा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन। चलिए, तीसरा है आपका शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। चौथा, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। आपने ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ लेकर कोशिकाओं में दिया, कोशिका ने उसको दहन करके खाना बनाया, वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला उसको लेकर आया फेफड़े में और शरीर से बाहर कर दिया। साथ ही जो दूसरे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको पसीना के थ्रू और यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर कर देता है कौन, जल। अपने आप में घोल करके शरीर से बाहर करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका आहार या रेशा, ये 6+1 में था। ठीक है, आहार या रेशा या रगेज जो है, ये पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, कब्ज से बचाता है। स्रोत है इसका फल, सब्जियां, सलाद और साबुत अनाज। अक्सर बोला जाता है कि फल का आप जूस निकाल कर मत पीजिए। अगर आप फल खा सकते हैं किसी भी कंडीशन में तो उसका जूस मत निकालिए, क्योंकि उसमें जनरली हमको कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बस मिलेगा। लेकिन आप साबुत फल खाते हैं तो साथ में रेशा मिलता है, फाइबर मिलता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है रेशा, लेकिन वो समझिए एक स्क्रबर है। आप शरीर के बाहर को रगड़ करके मैल साफ करते हैं, ये अंदर में पचेगा नहीं, लेकिन स्क्रबर कैसे रहेगा, और आपकी पूरी छोटी आंतड़ियां सबको अच्छे से साफ करते हुए जो भी अपशिष्ट पदार्थ है सबको शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करेगा, जिससे आपका कब्ज से आपका शरीर बचा रहेगा। कोई मुझे माइक ऑन करके रिप्लाई कीजिएगा कि आवाज क्लियर है। मैं हूं अभी तक के ग्रुप में। Yes, sir. I can. Yes, sir. स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही है?
कोई नहीं प्रॉब्लम ठीक तो नहीं है सर, ठीक है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग संतुलित आहार की ओर। तो संतुलित आहार क्या होता है? वो एक आइडल कोई कंडीशन नहीं है संतुलित आहार की, वो हर एज ग्रुप के लिए, मेल फीमेल के लिए और आदमी के नीड के हिसाब से वो कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, परिभाषा है ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल और रेशा, सातों चीज उचित मात्रा में उपस्थित हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? संतुलित आहार। तो सातों चीज होनी चाहिए, लेकिन आदमी के नीड के हिसाब से कोई कम कोई ज्यादा हो, लेकिन सातों चीज होना चाहिए। फिर से देख लेते हैं। ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा सबसे ज्यादा हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप अपना थाली याद रखिएगा, खाने में सबसे ज्यादा क्या होता है? चावल या रोटी होती है। वो क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद फिर प्रोटीन होता है, दालें सब्जियां होती हैं हमारे खाने में, वो हमारे प्रोटीन का सोर्स है निर्माण के लिए। फिर है सुरक्षा के लिए, तो दो चीजें हैं, विटामिन और खनिज, ये होते हैं। और लास्ट में संचालन के लिए, फैसिलिटेशन के लिए रेशा और जल। तो ये जब सातों चीजें आपस में मिलेंगी, ये चारों चीजें बोल सकते हो, ऊर्जा, निर्माण, सुरक्षा, संचालन, ये चारों चीज, ये सातों जो हमने ऊपर जो पोषक पदार्थ पढ़े, उन सबका सम्मिलित रूप या उस सबका होना चाहिए खाने में, तब हम उसको बोलेंगे क्या? संतुलित आहार। ठीक है। अब सी टेट के लिए स्पेशल हाई फैक्ट टेक्स मैंने बनाकर रखा है कि क्या एक दो बार जो पूछा हुआ है, सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला पदार्थ है आपका वसा। ऊर्जा प्लस निर्माण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का उपयोग प्राथमिकता रूप से करते हैं। वसा सेकेंडरी रूप से ऊर्जा देता है हमें। सार्वभौमिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है, कौन है? जल है। मैच द फॉलोइंग, ये मैंने सीधा सीधा ही लिख दिया है, लेकिन ये ऊपर नीचे होता है। विटामिन सी के सामने एक क्विक रिवीजन है। स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, आयरन की कमी से एनीमिया, आयोडीन की कमी से घेंघा और विटामिन बी1 की कमी से बेरी। यही ही पूछेगा ये बिल्कुल याद रखना है, छोड़ना नहीं है। और कुछ अगर आप लोग टिपिकल बायो वाले हो तो एक काम और कर सकते हो कि विटामिन के जो ना टिपिकल नाम जो होते हैं वो याद रख सकते हो। विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन बी का क्या नाम है? सी का क्या नाम है? डी का क्या नाम है? ऐसे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रेयरली कभी पूछा है, वरना वो थोड़ा टफ हो जाएगा। जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए वो टफ हो जाएगा, तो वो उस पर मत जाइएगा। ठीक है। ईवीएस पेडागोजी कैसे कक्षा में पढ़ाइए, तो पेडागोजी में अलग से फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस है कि आप अगर बिना पढ़े भी पेडागोजी के आंसर दे सकते हैं। तो उसमें कौन से ऑप्शन आपको टिक करना है? वो ये है कि अनुभव, बच्चों से उनके दैनिक भोजन पर चर्चा करना, ये अगर ऑप्शन में दिया है तो वो सही आंसर होगा। स्थानीय खाद्य पदार्थों को उदाहरण देना, यह भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर है कक्षा में फूड चार्ट और फूड पिरामिड का निर्माण करवाना। ठीक, फूड चार्ट और फूड पिरामिड होना चाहिए। आप भी अगर निर्माण कराते हैं क्लास में तो आपके रिवीजन के लिए भी अच्छी बात है। रटने के बजाय अवलोकन, चर्चा और अनुभव आधारित अधिगम पर बल। और मिड डे मील जो होता है, मिड डे मील जो होता है उसमें आपका बाकी सारा चीज संतुलित रूप से आहार होना चाहिए। इस पर चर्चा करना कि आपको हम लोग दाल चावल खिलाते हैं, सब्जी देते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उनके क्या क्या उपयोग है। आप बच्चों से भी चीजें चर्चा करिए क्लास में, तो आपके लिए भी एक रिविजन हो जाएगा। उसके बाद वन लाइनर रिविजन है, मैं ये शेयर तो कर दूंगा ग्रुप में, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड रिटन नोट्स अपना लिखा हुआ ना, एग्जाम के दिन में पढ़ने में भी इजी लगता है और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो 6 मुख्य घटक प्लस रेखा, भोज्य पदार्थों के अगर घटक हम देखेंगे तो 2 हैं, सूक्ष्म मात्रिक दीर्घ मात्रिक, दोनों मिलाकर के 7 हैं। ठीक है। पाचन के लिए 6 मुख्य घटक। कार्बोहाइड्रेट प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है, वसा अधिकतम ऊर्जा का स्रोत है। ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट, अधिकतम ऊर्जा का स्रोत वसा। प्रोटीन जो है वो शरीर का निर्माण करता है और मरम्मत करता है। संतुलित आहार, सभी तत्वों की उचित मात्रा होनी चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं संतुलित आहार। फिर है जल, जीवन और शारीरिक क्रियाओं के लिए अनिवार्य है। और विटामिन और खनिज शरीर की सुरक्षा व नियमन के लिए आवश्यक है। तो ये था आपका पूरा एक कंटेंट, क्या? भोजन और भोजन के घटक, फूड एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस पर पे अभी किसी को कोई डाउट है तो मैं 2 मिनट के लिए आता हूँ वापस से। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, मैसेज टाइप करके ऑन करके, तो मैं उसको
अभी थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, फिर मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगा। गुड इवनिंग सर। गुड हेलो इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए। सर, ये एकलक और बहुलक को एक बार थोड़ा सा रिपीट करिए सर। हाँ मैम, मैं करता हूँ। सर वो जो 20 अमीनो एसिड और 8 अमीनो एसिड वाला जो सर बताए ना, उसी को थोड़ा सा सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है मैम, मैं अमीनो एसिड्स और आपका ये एकलक बहुलक का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ठीक, देखिए, जब पेड़ पौधों में भोज्य पदार्थ बनता है ना, तो अकार्बनिक भोज्य पदार्थों से क्या करते हैं वो लोग, मिला करके बहुत सारे छोटे छोटे एकलक मिला करके वो भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे आप समझिए, आप एक कौर चावल, एक कौर खाना खाते हैं चावल का, तो उसमें बहुत सारे चावल के दाने होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा, जिसके हम बोल रहे हैं एक जो भोज्य पदार्थ, वो एक्चुअली एक प्रकार का क्या है, बहुलक है। बहुलक मतलब बहुत सारे छोटे एकलक मिल करके बहुलक बनते हैं। जैसे मैंने माला का एग्जांपल दिया था, आप मार्केट गया, आपने एक माला खरीद कर लाया, ठीक है, तो एक माला क्या है, वो एक बहुलक है। उस माले में बहुत सारी मोतियां जुड़ी हुई हैं, वो उसका क्या है, माला जो है बहुलक है, और उसमें जो मोतियां वो सब क्या है, एकलक है। वैसे ही हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं, वो बहुत सारे एकलकों से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना है, तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एकलक है। तो जब ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ेंगे वो कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, और जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो वापस से ग्लूकोज बनाएगा। वैसे ही आपका जो फैटी एसिड है, मतलब कि वसी अम्ल और ग्लिसरॉल है, ये एकलक है वसा के। बहुत सारे वसी अम्ल और ग्लिसरॉल मिलकर क्या बनाते हैं, वसा। और वसा जब टूटता है वापस से, जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो वो बनाता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। सेम ऐसी प्रोटीन की जब बारी आती है, तो प्रोटीन का एकलक जो है वो है अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, अलग 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 अलग, ठीक है, ल्यूसीन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ऐसे करके वो सब मिल करके बहुत लंबी श्रृंखला, बहुत लंबी श्रृंखला, लाखों हजारों लाखों की श्रृंखला जब बनाते हैं, तब एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो अमीनो एसिड मैंने बताया 20, कहीं 21 और कहीं 22 लिखा होगा। आइडियल कंडीशन हम लोग अभी एनसीईआरटी लेकर चलेंगे, जहां पर भी 20 मेंशन है, तो हम 20 अमीनो एसिड लेकर चलते हैं। उन 20 अमीनो एसिड में से 12 अमीनो एसिड हमारा शरीर बना लेता है, जो भी नॉर्मल हम इधर उधर से मैनेज करके, केमिकल रिएक्शन करके। 8 अमीनो एसिड उस 20 में से हमारा शरीर नहीं बना पाता, जिसको हमको बाहर से खाने की आवश्यकता होती है। हमारे खाने में उसको इंक्लूड करेंगे, खाएंगे, तब जाकर के वो हमारे शरीर का प्रॉपर प्रोटीन का वो निर्माण कर पाएगा। ठीक है, तो टोटल 20 अमीनो एसिड एकलक है, जो 20 एकलक अमीनो एसिड मिल करके बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। ऐसे समझिए, इंग्लिश के अल्फाबेट, एक एक सिंगल सिंगल अल्फाबेट क्या है, आपके एक एक एकलक है, और वो जब आपस में ग्रुप में बन करके क्या बनाते हैं, वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, शब्द बनाते हैं, तो वो क्या हो जाए, आपके बहुलक हो गए। वो 26 लेटर मिल करके लाखों करोड़ों शब्द का निर्माण करते हैं, अंग्रेजी के या हिंदी में भी आप ऐसे ही ले लीजिए। तो वो जो एक एक अल्फाबेट है वो एक एक एकलक है, और वैसे ही जो वो मिल करके अलग अलग शब्द बनाते हैं बड़े छोटे से, वो सब क्या है, उनके बहुलक है। ठीक है, और जो प्रोटीन के केस में 20 एकलक हम लोग देखे, 20 अमीनो एसिड देखे, जिसमें से 12 हमारा शरीर बना सकता है, और 8 हमारा शरीर नहीं बना सकता, जिसको हमसे बाहर से खाने की आवश्यकता होती है, जिसको आवश्यक अमीनो अम्ल बोलते हैं, या फिर इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, जिसको बाहर से खाने से हमको चाहिए होता है। क्लियर है, नाम नहीं पूछेगा आपको, 20 अमीनो एसिड याद रखने की जरूरत नहीं है। इसेंशियल या नॉन इसेंशियल पूछ दिया तो 12 और 8 का रेशियो याद रखिएगा बस। और कोई डाउट है? आई होप ये क्लियर हो गया। थैंक यू सर। वेलकम मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, समय नहीं है ज्यादा, ये थोड़ा छोटा टॉपिक है। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? जी दिख रहा है सर। ओके, चलिए आगे हमारा भोजन के स्रोत और सफाई। ठीक है, तो भोजन के स्रोत में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको हम लोग चलिए पढ़ते हैं अच्छे से। ये ऊपर में इंडेक्स है, स्रोत, सफाई, संरक्षण, स्वास्थ्य और ईवीएस पेडागोजी, इसको छोड़ दीजिए। भोजन के स्रोत सीधे सीधे आते हैं। भोजन के दो स्रोत होते हैं, एक हमें भोजन मिलता है पौधों से, और दूसरा हमें भोजन मिलता है जानवरों से। ठीक है, वो अब एक बहुत बड़ा
वाद विवाद का विषय है कि नॉनवेज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, जानवरों से भोजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उस पर नहीं जाएंगे। बट बहुत जगह पर पे लैंड अवेलेबल नहीं है जहाँ खाना ही पड़ता है जानवरों से, और बहुत सारे इंसान खाते हैं जानवर, इस वजह से हम उसको कंसिडर करते हैं। तो दो जगह से हमें भोज्य पदार्थ मिलता है, पहला पौधों से, दूसरा जानवरों से। एक एक करके देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मिलता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेड़ में। पेड़ के दो पार्ट होते हैं, एक तो जमीन के अंदर का और एक जमीन के बाहर का। तो जो जमीन के अंदर पाया जाता है वो हम जनरली कंसिडर करते हैं क्या, उसको जड़ मानते हैं, और जो जमीन के ऊपर उसको हम लोग बोलते हैं तना। ठीक है, तो तने में फिर से 3-4 पार्ट हैं। एक तो हो गया तना ही खाया जाता है बहुत सारे पेड़ पौधों का, और उसके बाद ऊपर पत्तियां से स्टार्ट करते हैं। पत्तियां हम लोग पालक खाते हैं, मेथी, पत्ता गोभी, धनिया। ठीक है, इजिली समझ में आ जाएगा। तना हम लोग खाते हैं आलू। आलू बोल दिया इसने, आलू तना है कि जड़ है? जड़। जड़ जड़, वेरी गुड। तना यहाँ गलत बना दिया मैंने शायद धोखा से। ठीक है, तना तना है। तना है। ठीक है, चलो देखते हैं जड़ है कि तना है। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं आलू तना है, कुछ लोग बोल रहे हैं जड़ है। क्यों है अभी मैं लॉजिकली आपको समझा दूंगा। अभी मैं लिख दिया हूं, तब मान के चलो कि मैं जो बोल दिया वही सही है, ब्रह्मक लकीर है, तो आप आलू अभी तना है। ठीक है, संशोधित तना मानकर चलते हैं उसको, मैं लिखा हूं इसलिए, आप लोग मत मानना जब तक मैं लॉजिकल आंसर न दे दूं। तो आलू, अदरक, अदरक भी बोल दिया तना, हल्दी भी तना बोल रहा है, थोड़ा समझना पड़ेगा। चलो, तना है आलू, अदरक, हल्दी, गन्ना। ठीक है, फिर हम आते हैं जड़ में, गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, ये सब खाद्य पदार्थ हमको जड़ से मिलते हैं। फूल है फूल गोभी, केला का फूल, और भी दूसरे फूल खाते हैं हम लोग, जैसे लौंग भी एक प्रकार का फूल है, कली है जिसको तोड़ लिया जाता है। तो फूल के बहुत सारे पार्ट है जो हम लोग खाते हैं। फल में आम, केला, संतरा, टमाटर, सेब। अरे इसने टमाटर को फल में डाल दिया, वो तो सब्जी होता है। टमाटर फल होता है कि सब्जी होता है? ये फल। पूछेगा, ये सीटेड पूछेगा आपसे। टमाटर सही फल है, जोड़िए, तना में खिड़ा है। टमाटर फल है, तने में चढ़ा है। वेरी गुड, थैंक यू सर। तो एक एक डाउट क्लियर करूंगा मैं आगे। और आखिरी में आते हैं हम लोग बीज में, गेहूं, चावल, मक्का, दालें, मूंगफली, ये सभी चीजें आती हैं आपके बीज में। चलिए सबसे पहला डाउट क्लियर करते हैं जड़ वर्सेस तना का। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ते भी हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं कि जो जमीन के अंदर वाला पार्ट है वो क्या जड़ है, और जमीन के बाहर जो है वो क्या है, तना है। आप लोग केला में मुझे बताइए, जो केला का पेड़ दिखाई देता है बाहर पे, वो क्या है, पत्ती है कि तना है? वो सिर्फ पत्ती होता है, उसका तना जमीन के अंदर होता है। समझ पा रहे हैं? प्याज में जो आप खाते हैं प्याज, वो क्या है, वो रूपांतरित पत्तियां हैं। उसके नीचे में जो सबसे पहले काट कर आप निकालते हैं प्याज काटते समय, तो जो पहला छोटा सा डिस्क वाला पार्ट निकाल देते हैं ना, वो डिस्क पार्ट उसका तना है। मतलब तना भी रूपांतरित रूप में हो सकता है, अपना रूप का वो चेंज कर लेता है। तो किस बेसिस पर हम बोलेंगे कि कौन सा तना है कौन सा जड़ है? तो उसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बहुत इजी, हमेशा याद रखिएगा, याद हो जाएगा। आप जब बांस या गन्ना देखेंगे, किसी का माइक ऑन है, इको हो रहा, थोड़ा बंद कर लेंगे प्लीज। तो आप जब गन्ना या बांस देखेंगे, तो गन्ना या बांस में आपने देखा होगा कि बीच में गठान होती है, फिर चौड़ा सा स्पेस होता है, फिर लंबा सा स्पेस होता है, चौड़ा नहीं सर, लंबा सा स्पेस होगा, फिर गठान होंगे, गठान गठान वाले पार्ट होंगे। देख रखा है ना सबने? तो वो जो गठान होती है बांस में या गन्ना में इजिली विजिबल है, बाकी सारे तनों में भी ऐसा होता है। और दूसरा ध्यान देंगे, उस गठान के पास से एक छोटा सा ऐसा कलिका निकला होता है, छोटा सा बर्ड निकला होता है, कली, जो आगे जाकर या तो फूल में बदल जाता है या फिर एक तना का निर्माण करता है। तो उस जो गठान को हम लोग बोलते हैं पर्व संधि। क्या बोलते हैं? पर्व संधि। और जो दो गठान के बीच का जगह है उसको बोलते हैं पर्व। क्या बोलते हैं? पर्व। दो गठान के बीच का जो जगह है, जो गन्ना हम लोग जो मेनली खाते हैं, वो है पर्व, और दो पर्वों के बीच का जो जगह है, जो गठान पाता है, वो है पर्व संधि। ठीक है, बांस में भी ऐसा दिखाई देगा। तो जिसमें भी ये पर्व और पर्व संधि दिखाई देंगे उसको हम लोग बोलेंगे तना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नोड और इंटरनोड। जो गठान उसको बोलते हैं नोड, और दो गठान के बीच का जगह को इंटरनोड। तो जब भी किसी भी ऐसे तना या जड़ वाली कंफ्यूजन हो, तो वहां पर देखेंगे हम लोग नोड है और इंटरनोड है कि नहीं है, और नोड से कलिका निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो अगर उसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है, पर्व और पर्व संधि उपस्थित है, और अगर वहां से कलिका या बड निकल रही है,
तो वो हमेशा तना होगा, क्योंकि जड़ से तो तना निकलेगा नहीं, तना से ही तना निकलता है, तना से ही ब्रांच निकलता है। तो आप देखेंगे आलू में भी ऐसे करके आलू होता है, उसमें छोटी छोटी आंख बनी होती है, वो एक्चुअली पर्व है, ठीक है, वो नोड है, सॉरी पर्व संधि है, पर्व नोड है वो, पर्व संधि नोड। और वहां से आप आलू जो थोड़ा पुराना होता है वहां से नए ब्रांच निकलते हैं, रूट नहीं निकलता, वहां से जड़ नहीं निकलती है, पत्ती और तने निकल करके आते हैं। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, पोटैटो इज अ स्टेम नॉट अ रूट, ठीक है। पर्व और पर्व संधि की उपस्थिति की वजह से हम आलू को, साथ ही अदरक को, साथ ही हल्दी को और कोचई को, और ऐसे बहुत सारे जो दूसरे पदार्थ है, जैसे कि केला का हुआ वो जो तना जो जमीन के अंदर है, ठीक है, उससे भी नोड और इंटरनोड होते हैं। तो इन सब को हम लोग बोलेंगे तना, लेकिन नॉर्मल तना नहीं, रूपांतरित तना। क्या बोलेंगे? संशोधित या रूपांतरित तना। क्लियर है आप सभी को ये चीजें? अब हम लोग देखते हैं गाजर, मूली और चुकंदर शकरकंद, ये भी जमीन के नीचे है, लेकिन इनमें नोड और इंटरनोड नहीं होता है। छोटा सा आई जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे देगा आपको, लेकिन वहां से भी आपको देख रहे हो सेकेंडरी और टर्शरी जड़ें निकल रही हैं, तना नहीं निकल के आ रहा है। तो इस पर्व और पर्व संधि की उपस्थिति की वजह से आलू, अदरक, हल्दी, ये सब क्या है? तना है। और ये जो लेफ्ट साइड में आपके हैं गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, ये सब क्या है? जड़ें हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा मैंने पूछा था आपका फल में, ठीक है, ये क्या करता है? कभी कभी यही गाजर, मूली, चुकंदर, आलू, ठीक है, चारों में से एक जो ऑड है, जो अलग है, उसको छांट कर निकालो। आप सोचते हो चारों तो कांदा मूली है, जमीन के अंदर रहता है, अलग क्या हुआ? ठीक है, तो फिर आप गाजर, चुकंदर और आलू को एक कर देते हो, क्योंकि स्वाद में थोड़े मीठे हैं, और मूली को थोड़ा अलग कर देते हैं। तो ऐसे कभी होता है। तो इस बार आप समझिएगा कि ये तीनों आप याद रखेंगे, कौन सा जड़ है, कौन सा तना है। दूसरा मैंने बात की थी बैंगन और टमाटर की। बैंगन फल है कि सब्जी है? चलो टमाटर तो आप बोल दोगे कि फल है, क्योंकि कच्चा खा सकते हैं। बैंगन कच्चा खाते हैं, तो फल हुआ कि सब्जी हुआ? ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि वो सब्जी है, लेकिन साइंस की भाषा में वो सब्जी नहीं है, आलू और बैंगन। क्यों? क्योंकि वो फल है, फ्रूट है। फल क्या होता है? फूल लगने के बाद उसके अंडाशय से जो निर्मित फल जैसी संरचना बनती है, उसको हम लोग बोलते हैं फल। भले हम उसको सब्जी के रूप में खाते हैं, कच्चा खाए ना खाए वो अलग बात है, लेकिन वो फूल के द्वारा बन रहा है, इसलिए वो क्या है? फल है। तो कभी भी आप जब साइंस में आप आंसर देंगे, तो टमाटर को, बैंगन को, मिर्ची को, मिर्ची भी क्या है? फल है, वो सब्जी नहीं है, क्योंकि वो फूल के बाद बन रहा है, वो फ्रूट है, फल है, पेड़ का फल है, फल के अंदर बीज होता है, ठीक है। तो बीज की उपस्थिति की वजह से, अंडाशय के फूलने की वजह से वो बन रहा है क्या? फल। तो मिर्ची, बैंगन, ठीक, और आपका टमाटर, ये सब क्या है? फल है। आलू फल नहीं है, आलू तना है, आप सब्जी में कंसिडर कर सकते हो। तो ये वाला एक कंफ्यूजन नहीं रहेगा, याद रखेंगे कौन सा फल में आता है और कौन सा तना में आता है, कौन सा जड़ में आता है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा जानवरों से प्राप्त भोजन, जो कि बहुत इजिली अवेलेबल, आप लोग जानते भी हैं, अच्छे से समझते हैं। गाय और भैंस से हमें मिलता है दूध, सबसे महत्वपूर्ण पशु आधारित भोजन है ये, ठीक है, पशु से मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण भोजन। अंडा भी है, लेकिन सब उसको कंज्यूम करते नहीं है, इस वजह से हम दूध ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि दूध में बाकी और भी बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं। लेकिन 8 इसेंशियल अमीनो एसिड तो दूध में भी नहीं होते हैं। जो मैंने बताया ना कि आप सिर्फ दूध पियोगे तो आपको 8 नहीं मिलेंगे, एक दो जो कम है उसके लिए आपको फिर दूसरा कोई शाकाहार खाना पड़ेगा। तो गाय और भैंस से हमको दूध मिलता है, लेकिन साथ में इससे आपको मांस भी मिलता है। बहुत जगह पर पे गाय भी खाया जाता है और भैंस भी खाते हैं, ठीक है। इस पर मैं मेरी बातों का अन्यथा नहीं लीजिएगा, खाते हैं, क्योंकि इंसान ही है, देश विदेश कहीं भी कोई भी खा रहा हो, तो इससे हमें दूध और मांस दोनों मिलता है। बकरी से भी हमें दूध और मांस मिलता है, मुर्गी से हमें अंडा और मांस मिलता है, किसी को दूध मिलता हो तो अलग बात है, ठीक है। मछली से भी हमें मांस और अंडे मिलते हैं, मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है, ठीक है। अब इस आधार पर पे हम देखेंगे तो हमारे पास कैटेगरी निकल करके आते हैं कि साग सब्जी खाने वाले और मांस खाने वाले। 1 मिनट मुझे बताइएगा, बस थंब रेस करके बताइएगा कौन कौन शाकाहारी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। अब वो जो ताली वाला जो सिंबल है, उससे मुझे बताइए कि कौन कौन मांसाहारी हैं। ताली वाला सिंबल भेजिएगा। ओके ओके, हेमलता नायक मैडम, शिवांगी मैम, संतोष वर्मा सर, प्रीति जयराम मैम, शिवांगी मैम, ये सब मांसाहारी हैं, ठीक है।
अब मुझसे पूछिएगा तो मैं बोलूंगा ना मैं मांसाहारी हूँ ना मैं शाकाहारी हूँ, मैं तीसरा कैटेगरी में आता हूँ, मैं सर्वाहारी हूँ। ठीक है, यही छोटी छोटी गलतियां हम एग्जाम में कर लेते हैं क्योंकि बहुत इजी आंसर लग रहा होता है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। शाकाहारी का मतलब क्या होता है? जो भोजन पौधों से प्राप्त होता है, उदाहरण फल, सब्जियां, दाल, दूध, ये हम जो खाते हैं ये आते हैं शाकाहारी में। ठीक है, जो साग सब्जी खाएंगे, सिर्फ साग सब्जी नहीं बोलूंगा, सिर्फ साग सब्जी खाने वाले का चौथा कैटेगरी भी आजकल बन गया है। ठीक है, चौथा कैटेगरी है वीगन। आप लोगों ने सुना होगा, सुना है वीगन? तो वीगन जो कैटेगरी है, वो लोग सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। वो दूध भी नहीं खाते हैं, दही भी नहीं, घी नहीं, मक्खन नहीं, शहद भी नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एनिमल से बना हुआ है। वैसे भी आपके खाने के थाली में आप कंसिडर करो तो नमक के अलावा सारी चीजें पेड़ पौधों से आती है। चावल पेड़ पौधों से, दाल, सब्जी, हल्दी, मिर्ची, धनिया, अदरक, जीरा, खसखस, काली मिर्च, इलायचा। मैं फूडी हूँ इसलिए मुझे मसाले भी अच्छे से आते हैं। तो एक नमक को छोड़ करके सारा पार्ट आपका आता है कहाँ से? प्लांट से। कुछ हम लोग जो डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं वो आते हैं हमें जानवरों से मिलते हैं। तो जो वीगन वाले कैटेगरी वाले हैं, पहले कुछ लिमिटेड थे लेकिन आजकल बहुत अच्छा चलन बन चुका है, तो वो लोग दूध भी नहीं पीते हैं, वो लोग सोया मिल्क यूज करते हैं, या फिर काजू से या फिर बादाम से दूध बना लेते हैं। वो पनीर नहीं खाते हैं, पनीर की जगह वो यूज करते हैं टोफू, जो सोया मिल्क से मिलता है, बनता है, वो वाला पनीर यूज करते हैं वो। ठीक है, और स्वीटनर के लिए भी अलग अलग वो लोग स्वीटनर यूज कर लेते हैं। तो वो ऐसी कैटेगरी जो सिर्फ और सिर्फ साग सब्जी खाती है, वो डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं खाते हैं, उनको बोलते हैं वीगन। जो डेयरी प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, दूध, दही, घी, ये सब चीजें, वो आते हैं शाकाहारी में। मांसाहारी में आते हैं सिर्फ वे जो सिर्फ मांस खाते हैं। इतने सारे लोग जो भी ताली बजाने वाला सिंबल हुए थे, सिर्फ मांस खाते हैं, पेड़ पौधे भी नहीं खाते हैं। ठीक है ना? और अगर मांस नहीं मिला तो मर जाएंगे, लेकिन दूसरा चीज नहीं खाएंगे, जैसे कि शेर और बाघ। ठीक, उदाहरण मांस, मछली, अंडा खाने वाले जो जानवरों से प्राप्त जो सिर्फ मांस खाएंगे उसको बोलते हैं मांसाहारी। और थर्ड कैटेगरी है सर्वाहारी, जो पौधे को और जानवर को दोनों को खाते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जैसे मनुष्य हुआ, भालू हुआ, काऊ हुआ। तो ये सब क्या है? सर्वाहारी है। तो ध्यान से देख लीजिए, जो जो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, जो जो मांसाहारी थे उनसे बच के रहिएगा, वो सब सिर्फ मांस खाते हैं। भूख लगने पर ध्यान रखिएगा भाई आप लोग। तो शिक्षक साथी ध्यान रखेंगे, एग्जाम के टाइम पर पे ऐसे अति उत्साहित नहीं होना है। आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, भले मैंने ऑप्शन नहीं दिया था अभी, ठीक है, वो थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन ये गलतियां होती है एग्जाम में। चारों ऑप्शन पढ़िए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, उस क्वेश्चन की बेचारे की इज्जत है, उसका इज्जत मेंटेन कीजिए, उसको जस्टिफाई कीजिए, समय दीजिए, फिर आंसर कीजिए। तो आप जो भी मांसाहारी के लिए हाथ उठाए थे, शायद आप सब मांसाहारी नहीं है, आप सब सर्वाहारी हो गए होंगे। ठीक है, तो आप सब सर्वाहारी हैं, जो मांस और पेड़ पौधे दोनों का कंटेंट खाते हैं। खाद्य फसलें और पोषण मैंने पहले भी डील कर लिया है। अनाज से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मुख्य स्रोत है गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। तिलहन से हमें तेल या वसा मिलता है। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और सूरजमुखी। दलहन से हमें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। उड़द, अरहर, मूंग, मसूर, चना, ये सब चीजें हमें दलहन पदार्थ से मिलती है। अब आते हैं भोजन को दूषित करने वाले खतरे। किन किन चीजों से हमारा भोजन क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है, वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। सबसे पहले धूल एवं मिट्टी, क्योंकि उससे बहुत बहुत प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, टिटनेस जो है सिर्फ जंग लगे चीजों से नहीं होता है, मिट्टी से भी अगर आपको चोट लगी और वहां मिट्टी लग गया तो उससे भी टिटनेस हो सकते हैं, क्योंकि वहां उसके बैक्टीरिया होते हैं। तो धूल, मिट्टी, कीटनाशक के अवशेष जो उन्होंने कीटों से बचाने के लिए छिड़काव किया होता है खेतों में, तो उसके भी कुछ अवशेष रह जाते हैं, वो भी हमारे लिए हानिकारक है। फफूंदी, खाना थोड़ा भी सड़ जाता है, पुराना होता है, उसमें फफूंद लग जाते हैं। मक्खियां, वो सबसे ज्यादा दूषित करती हैं। गंदा पानी से भी खाना दूषित होता है, और बैक्टीरिया। ठीक है, ये अगर हम लोग इनमें से कोई सा भी कंटामिनेटेड वाला, इन सब में से कोई भी चीज मिला वाला अगर भोजन खा लेते हैं, तो हमारे बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसको साफ करने की विधियां क्या है? अब अलग अलग भोज्य पदार्थों को अलग अलग तरीके से साफ करते हैं, लेकिन हमें जनरल मेथड यहाँ पर पे दिखा दिए कि क्या क्या सफाई के स्टेप में होना चाहिए। सबसे पहले है धोना। फल और सब्जी को मिट्टी व कीटनाशक हटाने के लिए धोना चाहिए, और अगर आपके पास समय है तो थोड़ा सा खाने का सोडा डाल करके पानी में डुबाकर रख दीजिए। दूसरा है छांटना। खराब और सड़े गले खाद्य पदार्थों को अलग कर देना, क्योंकि उसमें फफूंद लग चुका होता है। तीसरा है बिनना। कुछ चीजों को आप धो नहीं सकते हो इंस्टेंटली, जैसे चावल आया, गेहूं आया, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप तुरंत धो करके नहीं रख सकते बिना सुखाए, तो उसको हम लोग बीनने के लिए यूज करते हैं, पत्थर, भूसी, अशुद्धियां निकाल देते हैं।
फिर है छानना, जैसे आटा या अनाज से कुछ बारीक अशुद्धियां निकालनी है तो छानना। धोकर भिगोना, दाल एवं चावल को पकाने के पहले की सफाई के लिए उसको भिगो करके रख देते हैं, जिससे और भी कुछ अगर पॉलिश वॉलिश ऊपर में लगा है, कुछ गंदा है तो वो निकल जाता है। और लास्ट में पकाना। ठीक है, ज्यादातर चीजों को हमको पका कर ही खाना चाहिए। हम सलाद के रूप में खा रहे हैं तो थोड़ा सा उबाल लीजिए, एक बार ब्लांच कर लीजिए, तो वो पकाना। ये 6 स्टेप है। दूषित भोजन के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं तो देख लीजिए। दूषित भोजन, गंदे पानी के सेवन से संक्रामक और पाचन संबंधी रोग फैलते हैं, हैजा, टाइफाइड, पेचिस, फूड पॉइजनिंग और दस्त। ठीक है, फिर है सुरक्षित भोजन के प्रोटोकॉल। फल और सब्जी अच्छी तरह धोइए, बासी भोजन से बचिए, रसोई एवं बर्तन की पूरी सफाई रखें। बासी भोजन खा भी रहे हैं तो ढका हुआ रहे प्रॉपर, या फ्रीज में रहे, उसको दोबारा गर्म करके सुरक्षित रहे तो आप बासी वाला भी ले सकते हैं। हाथ धोकर ही भोजन बनाएं, साफ पानी का उपयोग करें, भोजन हमेशा ढककर रखें, मक्खियों से बचाव करें। ठीक, तो ये 5-6 स्टेप हैं। लंबे समय तक सुरक्षा या संरक्षण विधियां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक कौन कौन सी है फूड को संरक्षित करने की विधियों में, ये आपको 3, 4, 5 ऐसे दे देगा, इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है पूछ लेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, तो आप ये देख लीजिएगा। सबसे पहले है सुखाना, हम सुखा करके रखते हैं अनाजों को, नमक डाल करके रखते हैं। बहुत सारे अचार वचार में आप देखिएगा एक्स्ट्रा नमक रहता है। चीनी डालकर भी रखते हैं, गुराम वगैरह जो है उसमें मिला करके, रेफ्रिजरेट करके, फ्रीजिंग करके, लंबे समय तक उसको डीप फ्रीजर में डाल करके, अचार बना करके, कैनिन या डब्बा, एयर टाइट डब्बा में बंद करके। तो भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम ये सारी विधियां उपयोग करते हैं, संरक्षण विधियां। ठीक है, उसके बाद पोषण और सुरक्षा चक्र, हम लोग अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छा सुरक्षा बने रहेगा। ठीक है, लास्ट में 1 लाइनर रिवीजन है, ये पढ़ लेते हैं। भोजन के 2 मुख्य स्रोत हैं, पौधे एवं जानवर। पौधों के सभी भाग, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज, सभी भोजन बन सकते हैं। अनाज जो है वो कार्बोहाइड्रेट और दलहन जो है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है। दूध सबसे महत्वपूर्ण पशु आधारित भोजन है। भोजन को हमेशा साफ पानी से धोना और ढककर रखना चाहिए। दूषित भोजन से अनेक संक्रामक रोग फैलते हैं। अनुभव और गतिविधि आधारित शिक्षण, साइंस में और पर्यावरण में हमेशा अनुभव आधारित शिक्षण, जहां भी ऑप्शन में अनुभव लिखा होगा कि बच्चों को अनुभव कराना चाहिए, ये करना चाहिए, 90% केस में वही आंसर सही होगा। जहां भी गतिविधि की बात हो रही होगी, जहां फील्ड विजिट का बात हो रहा होगा, बाहर घुमाने का, उनको प्रत्यक्ष अनुभव कराने का, ठीक है, उनको घुमाने का, दिखाने का, यहाँ जहां पर पे जो ऑप्शन में ये दिख रहा होगा 90% केस में आप आंख बंद करके उसमें निशान लगा दीजिए, वो आंसर सही होगा विज्ञान और ईवीएस के केस में। ठीक है, सीटेट के प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भोजन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? केवल जानवर, केवल पौधे, और पौधे और जानवर और जल। चारों आंसर दे दिए, एक बार जल्दी जल्दी से उसको पढ़ लीजिए। पौधे और जानवर। दूसरा, शहद किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी से। भोजन को ढककर रखने का मुख्य कारण है स्वाद बढ़ाना, रंग बदलना, जल्दी पकाना और मक्खियों और धूल से बचाना, तो मक्खी और धूल से बचाना। दालें किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है? वो है प्रोटीन। ठीक है, तो बस इतना ही, इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, बाकी मैं अभी ग्रुप में शेयर करा दूंगा, मतलब उसमें। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं। अब सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? सर हमारा ना एक चैनल बना हुआ है, उस चैनल में हम लोग लिंक डाल देते हैं। उस लिंक में वही ड्राइव है, चैनल। ड्राइव से आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे प्रीवियस क्लासेस के पीडीएफ। और अभी हम लोग शायद ग्रुप है यूट्यूब क्या में सर? भी चैनल है सर, ग्रुप है क्या? व्हाट्सएप कहाँ से ग्रुप। मिलेगा? हाँ, व्हाट्सएप में ग्रुप जैसे ही समझ लीजिए चैनल है। कहाँ से मिलेगा चैनल? एक्चुअल में व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया है सर, तो इसलिए जो चैनल है उसमें अनलिमिटेड जुड़ सकते हैं। तो चैनल का लिंक हम अभी चैट बॉक्स में डाल देते हैं, आप चैनल में जुड़ जाइए और उसमें भी गूगल ड्राइव का फोल्डर डलता है, उससे आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, डाल डाल दीजिए, धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच मैम। अभी किसी को कोई डाउट हो तो आप एक बार पूछ सकते हैं, थोड़ा टाइम हमारे पास 5-7 मिनट, कुछ भी कैसा भी। हेलो, हाँ बताइए मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर वो बैगन का बताइए तो एक बार, फल है सॉरी, कैसे? बैगन फल कैसे है? बैगन फल
फल मतलब होता है मैडम फूल के बाद जो फल लगता है पौधों में, वो हम्म पौधे का फल है, फल के अंदर बीज होता है, बीज से नए पेड़ उगते हैं। तो हम साइंस के भाषा में उसको बोलेंगे कि वो पेड़ का फल है। हम उसको कैसे कंज्यूम कर रहे हैं वो अलग मेथड है, हम उसको कच्चा खा रहे हैं, सब्जी बना के खा रहे हैं, लेकिन अगर पेड़ की एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखें तो वो एक फल है, पेड़ का फल है, उसके अंदर बीज होते हैं। तो